हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपके लिए आज की टॉप करंट अफेयर्स लेके आई हूँ, जहाँ मिलेगा आपको एकदम क्रिस्प एनालिसिस, प्रीलिम्स के फैक्ट्स, मेंस जीएस पेपर लिंकेज, पीवाईक्यूज एंड आंसर राइटिंग के बूस्टर्स। स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस। ठीक है, इसमें द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। ठीक है जी, आज है 11 जुलाई 2025। आज का न्यूज़पेपर आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि आपका जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 एंड प्रीलिम्स के लिए काफ़ी चीज़ें यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हैं। टॉपिक्स देखते हैं जी, आज हम क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे आज के दिन की। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे। कल जो मैंने आपको टॉपिक्स पढ़ाए ना, उसी में से आपको मैं कुछ क्वेश्चंस फ्रेम करके देती हूँ, आपको आंसर देना होता है। आपको ये चीज़ देखनी होती है कि आपने जो भी कल पढ़ा वो आपको रिकॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। विजय देवरकोंडा एंड अदर एक्टर्स बुक्ड, क्यों बुक किए गए भाई, देखेंगे यहाँ पे इन दो एक्ट्स में जो आपके प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, यूपीएससी की अब ये आदत बनती जा रही है कि पुराने फैक्ट्स जो लॉज होते हैं, प्री कॉलोनियल लॉज को ज़्यादा पूछ रहा है अब। ठीक है, तो ये नहीं छोड़ना है, बिल्कुल काम का है। फिर देखेंगे बिहार का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, क्या है ये मामला, ये हम पूरी तरह से देखेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे इलेक्शन कमीशन के बारे में, इसी से रिलेटेड न्यूज़ है। फिर जोनल काउंसिल की मीटिंग हुई है, ये भी हम पढ़ेंगे कि क्या होता है ये आपके जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। लद्दाख टू अरुणाचल डिफेंस प्रोजेक्ट्स को पैनल की नोट मिली है। ठीक है, हामी दे दी गई है, ये पढ़ेंगे क्यों इम्पॉर्टेंट है। और नाम दफ़ा नेशनल पार्क हम उसके बाद देखेंगे। एग्जाम्पल ऑफ जीएस पेपर 2 एंड जीएस पेपर 4 बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट एंड इफेक्टिव एग्जाम्पल, ये आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ऐसे में आप ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं आगे पढ़ाऊँगी कि वो एग्जाम्पल क्या है। ऐसे ही न्यूज़पेपर का एनालिसिस होता है कि आप छोड़े ना। ठीक है, आपकी बिल्कुल 360 डिग्री नज़र चले अपने सिलेबस के हिसाब से। फिर देखेंगे जी मैपिंग, फिर देखेंगे वो कैप। ठीक है जी, आपको पहले क्वेश्चन से मैं शुरुआत करवाती हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रिलेट टू द इंक्रीज इन द जीनी कोफिशिएंट। जीनी कोफिशिएंट मैंने आपको कल ही पढ़ाया था। इनमें से बताना है कौन सा है। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, जॉबलेस इकोनॉमिक ग्रोथ, अनइक्वल एक्सेस टू एजुकेशन एंड इनहेरिटेंस बेस्ड वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन। इसमें से कौन सा जीनी कोफिशिएंट को इंक्रीज करेगा। मैंने आपको बताया था 0 to 1 इसकी रेंज होती है। बात समझ आ रही है। आप ये वाला मुझे आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग साउथ वेस्ट एशिया की कंट्री है विच डज नॉट ओपन टू द मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, इनमें से कौन सी कंट्रीज है। सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, इजराइल, कौन सी कंट्री है जो मेडिटेरेनियन सी को ओपन नहीं होती। ये कब का क्वेश्चन है, 2015 का। फिर 2014 में भी क्वेश्चन आया था इससे रिलेटेड, मेडिटेरेनियन सी का बॉर्डर, इनमें से कौन सी कंट्रीज। ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, मैंने आपको कल ही बताया था कि फेवरेट क्वेश्चन है यूपीएससी का, इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की शुरुआत। लेट्स स्टार्ट ऑफिसर वाली सोच एंड एनालिसिस वाली अप्रोच के साथ। स्टार्ट करते हैं जी पहली न्यूज़ से। एक्टर, टीवी होस्ट अमंग 29 बुक्ड बाय ईडी फॉर प्रमोटिंग बैटिंग एप्स। ठीक है, ईडी के द्वारा ये लोग घेरे में आए हैं। ठीक है, कि ये जो जुए वाली जो ऐप्स होती है ना, बैटिंग ऐप्स, गैम्बलिंग, उन्हें इलीगल तरीके से प्रमोट करें। जो मतलब इलीगल ऐप्स होती हैं उन्हें एप्लीकेशन में ऐड दे रहे हैं, राइट, प्रमोट कर रहे हैं। जो चीज़ इलीगल है वो चीज़ प्रमोट करेंगे तो ऑब्वियस है कि घेरे में आएंगे ही ये लोग। ठीक है, यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, अपने लिए एक्ट पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यूपीएससी अभी पुराने प्री कॉलोनियल लॉज पूछ रहा है बार बार। ठीक है, पब्लिक गैम्बलिंग एंड जो एक्ट है 1867 का, ये क्या है, अ कॉलोनियल एरा, नॉट बेसिकली प्री कॉलोनियल एरा, सॉरी, प्री इंडिपेंडेंस एरा, राइट, उसका एक्ट है। इनैक्टेड बाय ब्रिटिश इन 1867, वन ऑफ द अर्लीस्ट अटेम्प्ट टू रेगुलेट गैम्बलिंग इन इंडिया। ठीक है जी, ये गैम्बलिंग बेसिकली कुछ नहीं होता, सट्टा लगाना होता है, जुआ खेलना होता है। ठीक है, पास्ड with the objective to suppress public gambling and restrict the operation of common gaming houses।
यहाँ पे इसके कुछ प्रोविज़न्स हैं, एक दो प्रोविज़न्स अगर आ गए सेंटेंस बना के तो फिर वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। अगर मैच द फॉलोइंग में भी पूछा था उसने, राइट, यूपीएससी ने पूछा था, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको अगर एक इशारा मिल रहा है कि हाँ ये वाले लॉज, प्री इंडिपेंडेंस वाले लॉज पूछे जा रहे हैं, तो आप ये भी पढ़ के जाएँ। प्रोहिबिट्स ऑपरेटिंग और विजिटिंग अ कॉमन गेमिंग हाउस, पनिशमेंट है जी इसमें 200 से इम्प्रिजनमेंट है 3 मंथ्स तक। ये एम्पावर करती है पुलिस को टू एंटर, सर्च और अरेस्ट करो विदाउट अ वारंट। गैम्बलिंग इज़ डिफाइंड ब्रॉडली बट नॉट क्लियरली डिस्टिंग्विश बिटवीन, यहाँ पे डिस्टिंग्विश नहीं किया गया है कि गेम ऑफ स्किल, रमी, फैंटेसी स्पोर्ट्स, आपने इसका ऐड देखा होगा, राइट, या फिर गेम ऑफ चांस, जहाँ पे लॉटरी और बैटिंग, इन दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं क्रिएट किया गया है, डिस्टिंग्विश नहीं किया गया है। इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है, सेंट्रल एक्ट है, बट गैम्बलिंग एक स्टेट सब्जेक्ट है, एंट्री 34 में शेड्यूल 7 में मिल जाएगा। शेड्यूल 7 क्या है जी, लिस्ट है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। मैनी स्टेट्स ने इसे मॉडिफाई किया है, जैसे कि गोवा, सिक्किम, नागालैंड ने लीगलाइज किया है सर्टेन फॉर्म्स ऑफ गैम्बलिंग एंड बेटिंग। ऑनलाइन बैटिंग इसमें कवर नहीं किया गया है, क्योंकि देखिए 1867 का एक्ट है, वहाँ पे ऑनलाइन क्या ही बैटिंग होगी। बट अब देखिए कितनी सारी ऐप्स हो गई हैं, क्रिकेट से रिलेटेड है एंड लूडो से रिलेटेड है, ठीक है, जो ऑनलाइन गैम्बलिंग करवाती हैं। नेक्स्ट देखेंगे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2022। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, पता चल रहा है क्या, प्रिवेंट एंड कंट्रोल करना किसे, मनी लॉन्ड्रिंग को। टू प्रोवाइड कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी डिराइव फ्रॉम इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग इज़ बेसिकली कुछ नहीं, कुछ अपना ऐसा दिमाग लगाना है कि काला धन सफ़ेद हो जाए, चाहे हवाला के थ्रू हो, चाहे शेल कंपनीज के थ्रू हो, काला धन को सफ़ेद दिखाना है, टैक्स चोरी करनी है, दिस इज़ ऑल अबाउट, एंड ब्लैक मनी का जनरेशन करना है, पैरेलल मनी चलानी है इकोनॉमी में, दिस इज़ ऑल अबाउट मनी लॉन्ड्रिंग। ये एनफोर्स किया जाता है बाय एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, इम्पॉर्टेंट है। ये एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है अंडर पीएमएलए। पीएमएलए क्या है जी, स्टैट्यूटरी लॉ के द्वारा बनाया गया है, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा नहीं है ये वाला एक्ट। ईडी इज़ अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, ये वाला स्टेटमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कहाँ पे इंपॉर्टेंट है, देखिए मनी क्या है जी, रेवेन्यू है, जिसका टैक्स नहीं मिल रहा है, ठीक है, सरकार को रेवेन्यू का लॉस हो रहा है, आपको इसे समझना है, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में मनी लॉन्ड्रिंग एक क्रिमिनल ऑफेंस है इंडिया में। शेड्यूल्ड ऑफेंसेस आर लिस्टेड इन द पार्ट 3 पार्ट ऑफ द शेड्यूल ऑफ एमपी पीएमएलए, ठीक है। बात समझ आ रही है आपको, कैसी न्यूज़ को एनालाइज करना है। एक न्यूज़ पकड़ी आपने, वो पकड़ के छोड़ नहीं दिया आपने, उसमें देखा अच्छा ये वाला एक्ट है, ये वाला एक्ट से आपको याद आना चाहिए, अरे यूपीएससी की तो ये आदत बनती जा रही है कि वो बहुत ही पुराने लॉज पूछ रहे हैं। तो अगर एक क्वेश्चन एक न्यूज़ को कवर करके सही हो जा रहा है तो क्या दिक्कत है, राइट, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये ऐसा, राइट। ऐसे लेट्स इसी रिवीजन कंटिन्यू, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है उसे कंटिन्यू रखो, बट 3 इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इंक्लूड करो। कौन कौन से, आधार कार्ड, राशन कार्ड एंड वोटर कार्ड। बहुत दिनों से न्यूज़ में है बिहार वाला केस, आपको पता होगा, मैं इसीलिए कवर नहीं करवा रही थी पहले कि पहले सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरवेन करे, अपनी तरफ से कोई रूलिंग दे, उसके बाद मैं कवर करवाऊंगी। डेली एक ही न्यूज़ कवर कराना, हल्की हल्की से डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो कवर करवाना, ये काम का नहीं, ठीक है। आपको एक ही दिन कवर करना है, अच्छे से कवर करना है, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। डिक्लाइनिंग टू रेस्ट्रेन, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो इनिशिएट किया है बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, उसे रिस्ट्रेन करने के लिए डिक्लाइन कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और उन्होंने कहा कि 3 डॉक्यूमेंट्स को इंक्लूड करो, आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि अगर आपको डिस्कार्ड करना है इन 3 कार्ड्स में से, अगर आपको कोई 1 या 2 या सारे हटाने हैं तो ऐसे मत हटाओ, उसके पीछे कारण दो, मुझे बताओ कि क्या कारण है। बात समझ आ रही है, ये वाला वही आधार, राशन, वोटर आईडी कार्ड उन्होंने इंक्लूड करने के लिए कहा है। ऐसे डायरेक्टेड दैट वोटर्स मस्ट बी गिवन रीज़न इन राइटिंग, यानी कि
अगर नेम डिलीट किए गए हैं रोल से तो वोटर्स को राइटिंग में दो कि क्यों रिजेक्ट किया गया है। बेंच की कॉम्पोजिशन जिन्होंने रूलिंग करी है, जस्टिस एस धूलिया एंड जे बागची। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है, बैलेंस करना है वोटर इंक्लूजन विद डेमोक्रेटिक ट्रांसपेरेंसी। ये चीज़ आप अपने इंटरव्यू में बोल के आएंगे। राइट टू वोट, ड्यू प्रोसेस, ठीक है, रीअफर्म दैट द राइट टू वोट वाइल स्टैट्यूटरी मस्ट बी एक्सरसाइज विद द प्रोसीजरल फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आपको पता है, ठीक है। लॉ कोई बनाया गया है तो उसके पीछे की रीज़नेबलनेस देखी जाती है कि कितना वो उसके पीछे रीज़न दे रहे हैं, जो रीज़न दे रहे हैं वो फेयर है कि नहीं है, राइट, वो सही है कि नहीं है, ये देखा जाता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में। ठीक है जी, इसी से रिलेटेड एक एडिटोरियल भी था, तो फिर मैंने इन दोनों न्यूज़ को साथ में ही कवर करने की सोची। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कुछ नहीं, बस तारीफ़ कर रहे हैं थोड़ी बहुत कि ऐसा पहले ये इसी बहुत टाइम से सोच रहा है, पूरे इंडिया में लागू करने की सोच रहा है, इसने बिहार से स्टार्ट किया। ठीक है, यहाँ पे टाइप्स ऑफ इंक्लूजन बताए गए हैं विच इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एंड एनी अदर एग्ज़ाम। ठीक है, इसी न्यू रिक्वायरमेंट दैट इवन द एग्जिस्टिंग इलेक्टर्स आफ्टर 2023 उन्हें फर्निश करनी थी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ टू एस्टैब्लिश देयर डेट एंड प्लेस ऑफ बर्थ। कहाँ पे, किस डेट में, जन्म तिथि क्या है एंड जगह क्या है, ठीक है, जिससे डिटरमाइन हो रही थी उनकी सिटीज़नशिप। तभी जब ये वाला चीज़ न्यूज़ में आई थी ना, तो सिटीज़नशिप से रिलेटेड जो बिहारी पॉपुलेशन है वो काफ़ी टेंस्ड थी कि कैसे अपनी सिटीज़नशिप हम प्रूव करें। किसी के पास होता है बर्थ सर्टिफिकेट, किसी के पास नहीं होता है, राइट। तो इससे काफ़ी सारे वोटर्स का उनका हक जा रहा था वोटिंग करने का। The SIR has triggered concerns over the potential to disenfranchise a large number of electors। ठीक है जी, ये इसीलिए ऑपोजिशन काफ़ी बिल्कुल तहलका मचा रहा था कि इन्होंने क्या किया, बहुत सारे वोटर्स से उनका हक छीना है वोटिंग का। An intensive revision involves a full फ्रेश प्रिपरेशन ऑफ इलेक्ट्रल रोल्स, यानी कि एक दोबारा से लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी लोगों की, वोटर्स की, थ्रू हाउस टू हाउस, यानी कि जो बूथ वाले जो ऑफिसर्स होते हैं कहाँ जाएंगे, वो घर घर जाके पता करेंगे जन्म तिथि वगैरह, माँ बाप का कोई प्लेस ऑफ रेजिडेंस का कोई सर्टिफिकेट, ऐसे करके पता करेंगे ये लोग। रिक्वायर्ड एलिजिबल इलेक्टर्स एज अ क्वालिफाइंग डेट विदाउट रेफरेंस टू द एग्जिस्टिंग रोल्स। बात समझ आ रही है, यहाँ पे क्या होगा, एक नई लिस्ट प्रिपेयर होगी, बस इतना है। EC अंडर सेक्शन 21(3) रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट ऑफ 1950 ने के तहत ये स्पेशल रिवीजन कंडक्ट किया है। इसमें क्या होता है, इधर समरी होती है और इंटेंसिव मेथड्स होते हैं या फिर कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, दोनों का। यहाँ पे मेथड समझने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ कौन कौन से मेथड्स होते हैं उसके, नो, काम का नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या दिखाया गया है, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, आपको ये चीज़ें बतानी है। बिहार के बारे में अगर कोई कुछ इंटरव्यू में पूछा जाता है ना, तो आप ये चीज़ बताएंगे। इट हैज़ एट्रीब्यूटेड दीज चेंजेस टू द रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है, जनता इधर से उधर हो रही है, माइग्रेट हो रही है, ठीक है, इंक्रीज्ड माइग्रेशन फॉर एजुकेशनल एंड लिवलीहुड एंड द प्रैक्टिस ऑफ वोटर्स एनरोलिंग एट ए न्यू एड्रेस पे एनरोल कर रहे हैं विदाउट इंश्योरिंग देयर नेम्स आर डिलीटेड फ्रॉम द रोल्स ऑफ द प्रीवियस रेजिडेंस। यानी कि यहाँ पे कोई एक रहता था, वो चला गया मुंबई, ठीक है, अब मुंबई में कोई एक एड्रेस है, वहाँ से एनरोल कर रहे हैं, ये वाला एड्रेस बिना डिलीट किए, इसीलिए ये अलग से एक स्पेशल लिस्ट बनाई जा रही है। बाय द 1980 ये क्या हुआ, ये पहले भी ये कंसर्न्स उठे हैं। By the 1980s there was a growing factors, ठीक है, 1980 से ही ये दिक्कत हो रही है कि फॉरेन का जो भी फॉरेनर्स हैं उनका इंक्लूजन हो रहा है। अभी आपको पता होगा कि जब पहलगाम अटैक में पाकिस्तानियों को हटाया गया यहाँ से, राइट, तो उसमें कितने सारे ऐसे निकल के आए थे यार जिनके पास राशन कार्ड भी है, आधार कार्ड भी है, वोटर आईडी कार्ड भी है, ये सारे प्रूफ्स हैं उन पे सिटीजनशिप के,
राइट इतने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो इंडिया की अथॉरिटीज़ के द्वारा मतलब एलिजिबल अथॉरिटीज़ के द्वारा दिए गए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इनएलिजिबल वोटर्स हैं, वोट कौन करता है? हमारे इंडिया के सिटीजन्स, राइट, रेजिडेंट्स। बट क्या हो रहा है, दूसरे फॉरेनर्स यहाँ पे आ रहे हैं एंड वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, ये सब ले रहे हैं इलीगल तरीके से। इलीगल कॉलोनीज़ हैं उनकी, ठीक है, दिल्ली, मुंबई, गुजरात, राजस्थान, यहाँ पे इलीगल कॉलोनीज़ हैं, ये वेस्ट बंगाल वगैरह में। द EC बिगिन टू इश्यू इंटेंसिव रिविजन गाइडलाइंस कि हमें सेफ गार्ड करनी है अगेंस्ट द इंक्लूजन ऑफ द फॉरेन नेशनल्स, ठीक है, क्योंकि कंप्लेंट्स आ रही थी चीफ मिनिस्टर्स ऑफ बॉर्डर स्टेट से, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट, कि क्या हो रहा है, बहुत ही काफ़ी सारे सिग्निफिकेंट नंबर्स ऑफ फॉरेन नेशनल्स आ रहे हैं जो वोटर्स की तरह, वोटर्स की जैसे एनरोल हो रहे हैं। बात समझ आई? तो आप ये चीज़ें पॉइंट आउट करेंगे इंटरव्यू में। न्यूज़ को आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों की पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एनालाइज करना है। क्या कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप इंटरव्यू में अपनी बात को रखेंगे? आपको एक बैलेंस व्यू देना है कि हाँ EC भी सही कर रहा है एंड वहाँ के जो एलिजिबल वोटर्स हैं उनके भी राइट को हमें डिसएनफ्रेंचाइज नहीं करना चाहिए। बात समझ आ रही है? आप एक बैलेंस व्यू वहाँ पे देंगे। बात करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। इसकी भाई एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है आर्टिकल 324 में, ठीक है, जिसका काम क्या है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को कंडक्ट करवाना। कॉम्पोजिशन क्या है, 2023 में रिफॉर्म्स हुए थे, ये वाला मैंने आपको पढ़ाया था। 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स रहेंगे। अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ द कमिटी। एक कमेटी है, पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऐसे डायरेक्टली अपॉइंट कर लेते थे, पर 2023 में रिफॉर्म्स हुए एंड एक कमेटी को बनाया गया, कमेटी का गठन किया गया जिसमें PM रहेंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन रहेंगे, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय PM, ये लोग वहाँ पे रहेंगे, अपोजिशन भी रहेंगे, ठीक है, याद रखना है, ताकि वॉइस ऑफ अपोजिशन भी रखी जा सके। आर्बिट्रेरीनेस सिलेक्शन ना हो किसी का, ठीक है, याद रखनी है। ये वाली चीज़ें तो आपके प्रीलिम्स के लिए एंड अदर एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। टेन्योर क्या है जी, 6 ईयर्स का अप टू 65 ईयर्स ऑफ एज, इक्वल स्टेटस एंड सैलरी, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट जजेस की होती है वैसे ही इक्वल स्टेटस एंड सैलरी है। फंक्शंस क्या है जी इसके, लोकसभा राज्यसभा का इलेक्शन करवाना, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन करवाना, अपडेट इलेक्टोरल रोल्स को प्रिपेयर करते हैं, वोटर लिस्ट को प्रिपेयर करते हैं ये लोग, ठीक है, कौन कौन इंक्लूड होंगे, कौन कौन डिलीट होंगे यहाँ से, रिकॉग्निशन देते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को, सिंबल देते हैं, मॉनिटर करते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, मॉडल आचार संहिता लगती है ना, वही चीज़ है ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। स्क्रूटनाइज इलेक्शन एक्सपेंडिचर, जो कैंडिडेट हैं, जो इलेक्शन में एक्सपेंडिचर उनका कितना है, ये सब स्क्रूटनाइज करते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट एंड गवर्नर को डिस्क्वालिफिकेशन, ये वाला पता है आपको, ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन अदर देन 10th शेड्यूल, 2 प्रकार की डिस्क्वालिफिकेशन है। बात समझ आ रही है? एक तो 10th शेड्यूल है, एक तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट वाली है, और ठीक है, और 4 डिस्क्वालिफिकेशन है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, अनसाउंड माइंड, नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ये वाली, ठीक है। तो अदर देन 10th शेड्यूल जो भी डिस्क्वालिफिकेशन होता है उसमें इलेक्शन कमीशन प्रेसिडेंट एंड गवर्नर को क्या देते हैं, एडवाइस देते हैं। क्वासी जुडिशियल पावर्स है इन पे, इलेक्शन से रिलेटेड पोस्टपोन कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं इलेक्शन, जहाँ पे कहीं पे वायलेंस हो रहा है, मैल प्रैक्टिसेस हो रही हैं, अगर उन्हें ये चीज़ें जैसे कि पोलिंग बूथ को कैप्चर कर लिया, वहाँ के लोगों को धमकाया, तो ये वहाँ के सीधे इलेक्शन कैंसिल कर देंगे या फिर पोस्टपोन कर देंगे। गवर्नमेंट ऑफिसर को डायरेक्ट करते हैं इलेक्शन ड्यूटी के लिए, आपको क्या करना है, कैसे करना है, सारी टॉप टू डाउन अप्रोच रहती है कि टॉप जो इलेक्शन कमीशन होता है वो बताता है सारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स को, रीजनल ऑफिसर्स को बताता है कि आपको कैसे इलेक्शंस कंडक्ट करवाने हैं। चैलेंजेस क्या है जी, लैक ऑफ इंडिपेंडेंट अपॉइंटमेंट मैकेनिज्म, ठीक है जी। अब ये चीज़ें यहाँ पे इम्प्रूव की गई हैं। डिले इन डिस्क्वालीफाइंग कैंडिडेट्स अंडर द एंटी डिफेक्शन और द क्रिमिनल केसेस, आधार कार्ड, ठीक है, सॉरी, आधार वोटर लिंकिंग, रिस्क ऑफ एक्सक्लूजन एंड डाटा मिसयूज़, पॉलिटिकल प्रेशर है जी,
ठीक है, ये सारी आप थोड़े बहुत चैलेंजेस अपने मेंस आंसर जीएस पेपर 2 में या फिर इंटरव्यू में बोल के आएंगे। जोनल काउंसिल हैव ट्रांसफॉर्म्ड एक इंजन्स ऑफ कोऑपरेशन। जोनल काउंसिल यहाँ पे पढ़ने वाली चीज़ है। 83% ऑफ इश्यूज लिए गए हैं, अनरिजॉल्व किए गए हैं जोनल काउंसिल्स के द्वारा। जोनल काउंसिल इज़ बेसिकली स्टेट्स के बीच में एक कोऑपरेशन स्टैब्लिश कर रही है। एक तो है इंटर स्टेट काउंसिल, राइट, इंटर स्टेट काउंसिल भी कोऑपरेशन लेके आती है और जोनल काउंसिल भी है। हाँ, जो इंटर स्टेट काउंसिल है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और जोनल काउंसिल क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये 27th ईस्टर्न जोनल काउंसिल की मीटिंग हुई थी। रिप्रेजेंटेटिव्स कौन थे जी इसमें, ईस्टर्न स्टेट्स के थे। ईस्टर्न जोनल काउंसिल है ना, तो ईस्टर्न स्टेट्स आए थे इसमें। झारखंड, बिहार, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल, ये 4 स्टेट्स ने पार्टिसिपेट किया। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है जोनल काउंसिल। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी इसका मतलब कोई लॉ रहा होगा। लॉ कौन सा है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956। इसका काम क्या है, इंटर स्टेट कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन को बढ़ाना। टाइप क्या है जो जोनल काउंसिल के, 5 जोनल काउंसिल के टाइप हैं, जैसे कि नॉर्दर्न जोनल काउंसिल, सेंट्रल, ईस्टर्न, वेस्टर्न, सदर्न। आज की न्यूज़ में क्या मेंशन है, ईस्टर्न जोनल काउंसिल। जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गए ना, आसाम, मेघालय, मिजोरम, ये त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ठीक है, ये वाले जो स्टेट्स हो गए, इनके लिए एक नॉर्थ ईस्टर्न अलग से काउंसिल है। ये वाली काउंसिल 1956 के एक्ट में ये स्टेट्स इंक्लूड नहीं होते। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया क्या रहते हैं, इसके चेयरमैन रहते हैं ऑफ ईच ऑफ जोनल काउंसिल। ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। फैक्ट्स मैं इसीलिए फोकस करती हूँ कि प्रीलिम्स भी इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले एक हर्डल तो प्रीलिम्स ही आ जाती है, ठीक है, उसके बाद मेंस है, बट प्रिपरेशन वही इंटीग्रेटेड करनी होती है हमें। तो मैं आपको मेंस का भी पढ़ाती हूँ एंड प्रीलिम्स का भी पढ़ाती हूँ। ईच जोनल काउंसिल के पास क्या होते हैं जी, वाइस चेयरमैन होते हैं जो रोटेट करते रहते हैं, ठीक है, हर साल। लद्दाख टू अरुणाचल 30 डिफेंस प्रोजेक्ट्स को वाइल्ड लाइफ पैनल का नोट मिला है। अब देखिए, लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक, चाइना, तिब्बत, बात समझ आ रही है, बाउंड्री टच हो रही है हमारी पूरी चाइना से। तो यहाँ पे ज़रूरी है, यहाँ पे देखिए बायोडाइवर्सिटी वाला एरिया भी काफ़ी है, राइट। सिक्किम है एंड इधर अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे उत्तराखंड, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, यहाँ पे चीज़ें हैं कि बायोडाइवर्सिटी वाला एरिया भी है एंड हमें अपने डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को भी स्ट्रेंथन करना है ताकि हम अपनी नेबरिंग कंट्री चाइना को काउंटर कर सके, अपने आप को डिफेंड कर सके एटलीस्ट, राइट। तो यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स को नोट मिली है वाइल्ड लाइफ पैनल के द्वारा। वाइल्ड लाइफ पैनल के द्वारा क्यों, क्योंकि वाइल्ड लाइफ इंपॉर्टेंट है, बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फॉरवर्ड एविएशन बेस, यहाँ पे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इंक्लूड किए गए हैं। मिसाइल एंड रोड लिंक, यहाँ पे ये वाली रोड है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है, चाइना में। यहाँ पे क्या है, कुछ स्ट्रैटेजिक रोड्स को यहाँ पे कवर किया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। डाइवर्ट करना है 310 हेक्टर्स ऑफ फॉरेस्ट लैंड इन द नामदफा टाइगर रिजर्व, अरुणाचल प्रदेश में है। ये कुछ इकोलॉजिकल कंसर्न्स को रेस कर रहा है, ठीक है जी। वाइल्ड लाइफ बोर्ड ऑफ, जो नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ है, ठीक है, ये क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के तहत इंक्लूड की गई है। चेयरमैन कौन है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये चीज़ें आप याद रखेंगे। ये प्रोटेक्टेड एरियाज़ को अप्रूव करते हैं जब इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होता है ना उनका, आफ्टर इवालुएटिंग इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, ठीक है, उसके बाद ये जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं उसे प्रोटेक्ट करते हैं, अप्रूव करते हैं ताकि बायोडाइवर्सिटी को भी मेंटेन किया जा सके। साइमल्टेनियसली हम क्या करें, डेवलपमेंट भी करें अपनी कंट्री का। एनवायरनमेंट एंड सिक्योरिटी इंटरफेस क्या है, स्ट्रेंथेंस द इंडियाज़ बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी जो हमने न्यूज़ पढ़ा वो क्या कर रहा है, हमारे बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन कर रहा है ये वाला प्रोजेक्ट।
एम्स टू इम्प्रूव ट्रूप मोबिलिटी, क्विक डिप्लॉयमेंट इन केस ऑफ बॉर्डर स्टैंड ऑफ। क्विक डिप्लॉयमेंट, रोड अगर लंबी चौड़ी होंगी तो, और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का ठीक होगा तो क्या होगा, डिप्लॉयमेंट हो पाएगी ट्रूप की, रोड एंड एयर कनेक्टिविटी हो पाएगी इन द हिमालयन टेरेन। कुछ इन्वायरमेंटल कंसर्न्स है, वही ट्री फैलिंग, वो 310 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है, नामदफा के क्या हुए, हार्म हुए। फॉरेस्ट डाइवर्जन इन टाइगर रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड एरियाज मे थ्रेटन बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल बैलेंस इन द फ्रेजाइल इन हिमालयन इकोसिस्टम। ये एक कॉन्फ्लिक्ट दिखाता है बिटवीन इन्वायरमेंट एंड नेशनल सिक्योरिटी नीड्स। बात समझ आई? आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि आपको जीएस पेपर 3 में दोनों इंक्लूड है यार, इन्वायरमेंट भी इंक्लूड है, सिक्योरिटी भी इंक्लूड है, राइट। तो आप क्या करेंगे, आप इंटरव्यूअर को भी आप एक बैलेंस व्यू देंगे, आप ये दिखाएंगे कि आप ना इन्वायरमेंट की तरफ ज़्यादा है ना सिक्योरिटी की तरफ ज़्यादा है, कि हाँ सिक्योरिटी या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर ही हो जाए, वो मतलब इन्वायरमेंट हार्म हो जाए। नो, आपको एक बैलेंस व्यू देना है वहाँ पे। नामदफा टाइगर रिजर्व ये चांगलांग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, म्यांमार बॉर्डर के बहुत करीब है। लाइज विद इन ईस्टर्न हिमालयाज, ये अरुणाचल प्रदेश के जी ईस्टर्न हिमालयाज का पार्ट है, एंड फॉर्म्स द इंडिया म्यांमार बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, इंडिया म्यांमार बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का एक पार्ट है। टाइगर रिजर्व वैसे डिक्लेयर किया गया था इन 1983 अंडर प्रोजेक्ट टाइगर। नेशनल पार्क भी है एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। बात समझ आई? ये होम टू इंडिजीनियस ट्राइब है, ये वाले ट्राइब आपको याद रखने, अगर आ गए तो आप कहाँ के बताएंगे जी, अरुणाचल प्रदेश। लीसो, तांगसा एंड सिंगपो, ये अरुणाचल प्रदेश के इंडिजीनियस ट्राइब्स हैं। नेक्स्ट देखेंगे ट्राइबल वुमेन इन गढ़चिरौली, सीता टोला ज्वाइन हैंड्स इन एंड मेंस्ट्रुअल स्टिग्मा। जब गर्ल्स को मेंस्ट्रुएशन होते हैं, राइट, तो अभी भी कुछ एरियाज़ में क्या है, उन्हें घर के बाहर एक झोपड़ी दे दी जाती है कि अब वहाँ पे रहना है, ठीक है। ये एक स्टिग्मा है, स्टिग्मा है कि हमारा घर दूषित हो जाएगा। बात समझ आ रही है? इसमें क्या है, ये एक सेंचुरीज एज ओल्ड प्रैक्टिस है ऑफ आइसोलेटिंग देमसेल्व्स इन मेंस्ट्रुएशन हट, जिसे लोकली क्या कहते थे जी, कुरमा घर। अब इसे क्या है, अब ये चीज़ हटाई जा रही है वहाँ पे। आवर राइटफुल होम एज अ वुमेन, ये स्लोगन वहाँ पे दिया जा रहा है। बात समझ आई? आवर फिलॉसफी ये क्या है कि कोई भी वुमेन डरे ना घर में रहने से अपने, ठीक है। ये वाला एग्जाम्पल आपको जीएस पेपर 2 में एंड 4 में बहुत इंपॉर्टेंट है इंक्लूड करना, ताकि आप ये वाला एग्जाम्पल आप लिखेंगे ना तो आपको एक इफेक्टिव एग्जाम्पल देंगे आप यूपीएससी को, ठीक है, एग्जामिनर को। अब आते हैं जी अपने फेवरेट पार्ट पे। क्या है फेवरेट पार्ट? मैपिंग का। रेड सी की मैपिंग आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ। सबसे पहले देखेंगे जी बॉर्डरिंग कंट्रीज़, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। इजिप्ट, ये इजिप्ट वाला, स्विस कैनाल, सिनाई पेनिनसुला, ठीक है जी। जॉर्डन, ये वाला हो गया सऊदी अरेबिया, ठीक है। यमन, यहाँ पे देखिए जिबूती आ रहा है, एरिट्रिया आ रहा है, ठीक है। चीज़ें याद रखेंगे। सबसे पहले हो गई ये वाली बॉर्डरिंग कंट्रीज़। आसपास क्या है जी इसकी चीज़ें? बाब अल मांदेब स्ट्रेट है, बाब अल मांदेब स्ट्रेट यहाँ पे रेड सी को कनेक्ट कर रहा है, कहाँ से? गुल्फ ऑफ एडन से। याद रखेंगे, बाब अल मांदेब किसे कनेक्ट कर रहा है? रेड सी को गुल्फ ऑफ एडन से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है जी। इतना सा याद रखेंगे। रेड सी, स्वेज कैनाल आप सबको पता ही है, स्वेज कैनाल कनेक्ट कर रही है रेड सी को मेडिटेरेनियन सी से, ठीक है जी। याद रखेंगे, ये आपकी मैपिंग का आज पार्ट है। आपको आज रेड सी की मैपिंग बिल्कुल हॉलिस्टिकली आनी चाहिए, मैपिंग, ठीक है, ताकि अगर बॉर्डरिंग कंट्रीज़ वगैरह कुछ आता है तो आप घबराई ना वहाँ पे, अरे अरे कौन सी कंट्री है, अरे अरे कौन सी कंट्री है, ये ना करें, ठीक है। इसीलिए मैं आपके लिए डेली सिर्फ एक मैपिंग का टॉपिक लेके आती हूँ, एक एरिया लेके आती हूँ, ताकि आपकी मैपिंग साइड बाय साइड चलती रहे। वो कैब देखेंगे जी, वो कैब है वेहेमेंस। वेहेमेंस का मतलब क्या होता है? पैशन, जुनून, फोर्स है, यानी कि बहुत ही फोर्सफुली एक
पैशन कह सकते हैं अंदर से। जैसे कि हमें जब बिल्कुल जुनून आता है पढ़ाई का तो हम कैसे करते हैं पढ़ाई, है ना, लगे रहेंगे, पर जब वो जुनून ठंडा हो जाता है तो क्या हो जाता है, एपैथी आ जाती है। एपैथी माने उदासीनता आ जाती है। बात समझ आई? वही है जो ये बोलेंगे एक फायर की तरह, ठीक है, जुनून है, फोर्स है, बिल्कुल ट्रिगर्ड हो गए हैं। एग्जाम्पल का सेंटेंस है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेहेमेंस इन हिज रिएक्शन। उसके रिएक्शन में काफ़ी ज़्यादा फोर्स था, या फिर बोलेंगे बहुत ही ट्रिगर्ड उसका रिएक्शन था। तो आज के लिए था बस इतना ही, मिलते हैं कल। तब तक के लिए आपको क्या करना है, नोट्स बनाने हैं। आज यार कम से कम 10 to 11 इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आपको नहीं छोड़ने वो, राइट, बिल्कुल नहीं छोड़ने के, इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो, लिखने हैं। मैं डेली कहती हूँ कि आप पीडीएफ्स कलेक्ट मत करिए, आपको कोई पीडीएफ कलेक्टर नहीं बनना, राइट। इसीलिए आपको डेली नोट्स लिखने हैं, रिवाइज करते रहना है। अगर वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको ये थोड़ी सी भी वैल्यूएबल लगी हो तो सब्सक्राइब करिएगा एंड बताइएगा आपको कैसी लगी, ठीक है। कुछ सजेशंस आप दीजिएगा कि मैं और इम्प्रूव कर सकूँ, ठीक है, अपने पढ़ाने के स्टाइल को, या फिर आप प्रेजेंटेशन के स्टाइल को मैं इम्प्रूव कर सकूँ, ठीक है, बताइएगा। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू, जय हिंद।